नमस्कार साथियों, गणितपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। और हमारी में इस समय जो आपकी बुक थी, इस क्विज में हमारी जो वित्तीय साक्षरता की क्विज चल रही थी, उसके अंदर ही हम जितने भी हमने पार्ट किए हैं उनमें अब हम जो लास्ट की और अग्रसर हैं, G20 में भी मैंने आप कंप्लीट करा दिया। हाँ, एक वो जो 17वां सम्मेलन था वो आपका होगा इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया। तो एक ये थोड़ा ध्यान रखें, 17वां जो सम्मेलन था शिखर सम्मेलन वो होगा इंडोनेशिया में, और 18वां है जो भारत में होगा, 19वां है जो ब्राज़ील में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो कक्षा 6 था, कक्षा 6 से 10 तक की आपकी जो बुक है, उन बुक के मैं सभी प्रश्नों को यहाँ पर हल करवा रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि कोई भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से बिल्कुल बाहर नहीं जाए। इसके बाद में आपको मैं इनकी वीडियो को मैं कल तक, इसलिए थोड़ा सा आप ये नहीं सोचे कि सर एक साथ में एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो कैसे अपलोड कर रहे हैं। तो बेटा कारण यह है कि आपका एग्ज़ाम पास में है, तो मैं चाह रहा हूँ कि 3 तारीख से पहले मैं आपकी सारी वीडियो अपलोड कर दूँ। इसलिए एक दिन में मेरे से 3-4 जो भी बनेगी मैं सब आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। अब यहाँ के आज की जो क्विज स्टार्ट करते हैं, बस प्रश्न देखते चलो आप। पहला जो प्रश्न है, वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। ध्यान रखो, वस्तुओं का ही आदान प्रदान होता है तो वो कहलाता है वस्तु विनिमय, और वस्तु के अलावा किसी चीज़ का होता है तो वो कहलाता है विनिमय, ठीक है, विनिमय यानी आदान प्रदान। अगला जो प्रश्न है दूसरा, वो देखें तो इसका आंसर होगा वस्तु विनिमय। विनिमय, धन के बिना चीज़ों और सेवाओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? धन के बिना, ठीक है, उसको कहते हैं विनिमय। ध्यान रखो, वस्तु का होता है तो वस्तु विनिमय, ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। अगला प्रश्न है, आवश्यकताओं और अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए उत्पादन किया गया सामान, आवश्यकताओं और अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए उत्पादन किया हुआ सामान कहलाता है उत्पाद। उत्पाद जिसे हम प्रोडक्ट बोल सकते हैं, प्रोडक्ट इंग्लिश में, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक प्रणाली जिसमें एक व्यक्ति वस्तु सेवाओं का दूसरे वस्तु से उसकी वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय करता है, उसे किस नाम से जानी जाती है? ध्यान रखो, वो कहलाती है विनिमय। वही प्रश्न बार बार आ रहा है, थोड़ा सा तरीका चेंज कर रहा है। प्रश्न है 5वां, विनिमय प्रणाली इस सिद्धांत पर कार्य करती है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वह कौन सा सिद्धांत होता है कि हम एक वस्तु लेते हैं और दूसरी वस्तु के बदले वस्तु लेते हैं, ठीक है, या फिर वस्तु के बदले किसी रुपए को दे सकते हैं, ठीक है। तो वो जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर होता है दोहरे संयोग। घटना नहीं होती, ध्यान रखें, वो होता है संयोग। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न है, क्या वस्तु विनिमय प्रणाली में सामान्यतः क्या विनिमय होता है? वस्तुएं भी हो सकती हैं, वस्तु की व्यापार की वस्तु और सेवाएं, उपरोक्त सभी। इसका आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा 6 की बुक है ये, उसके जितने भी प्रश्न हैं सबको मैं यहाँ पर हल करवा रहा हूँ। अगले पार्ट में 7 के, तो आपको 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी पार्टों को कल तक अपलोड कर दूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, मैंने पाउंड का इस्तेमाल करके जूते खरीदे। ध्यान रखो, पाउंड, मैंने आपको बताया कि पाउंड अंग्रेज़ों की है, तो मैं किस देश का हूँ, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। पाउंड होती है वो है यूनाइटेड किंगडम, जो कि इंग्लैंड है, उसकी ये करेंसी है जो वहाँ के, ये मैंने एक वीडियो में दिखा रखा है, उसमें करेंसी के बारे में बता रखा है, लेकिन उसके अंदर भी मैंने सबसे ज़्यादा भारत की बताई है। लेकिन यहाँ पर जो पाउंड चलता है वो चलता है बेटा इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में। अगला है, मैं जापान जा रहा हूँ, मैं वहाँ कौन सी मुद्रा करेंसी का प्रयोग करूँगा? अब जापान में कौन सी करेंसी चलती है? तो जापान में चलती है, देखो रुपए तो भारत में चलती है, ये देखो रुपए चलेगी भारत में, और येन चलेगी जापान में, डॉलर चलेगी अमेरिका में, USA अमेरिका में, और यूरो चलेगी फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में चलेगी यूरो। अगला जो प्रश्न है वो देखो, मैं हाल ही में एक एफिल टावर देखने गया था, वहाँ स्थल दर्शन के समय मुझे कौन सी मुद्रा खर्च की? तो एफिल टावर है
उसमें वहाँ पर जाने पर हमें जो खर्च होगी वो होगी बेटा यूरो। ठीक है, कमेंट्स करें मुझे एफिल टावर कहाँ पर स्थित है, कहाँ स्थित है एफिल टावर। ठीक है, कमेंट्स करें। अगला प्रश्न है, मेरी माँ मेरे लिए $45 में जूतों का एक जोड़ा खरीद कर आई, वह कौन से देश की गई। मैंने आपको बताया कि अभी डॉलर कहाँ चलता है, अमेरिका में, यूएसए। ठीक है, अगला है, हिंदी शब्द रुपया की संस्कृत भाषा खालिस्तान से उत्पत्ति हुई है, सही शब्द पर सही टिक लगाओ। तो आपको सही टिक लगाना है। इसकी जो रुपया बात है संस्कृत के रुपया, ये ऐसा है बेटा रुपया, ये रुपया से बनी हुई है। ठीक है, ये डे नहीं आएगा इसके अंदर, रुपया। अगली है, भारत सरकार की ओर से सिक्के और नोट जारी किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं आरबीआई। ये आपको काफ़ी बार प्रश्न बता चुके हैं इसे। अगला जो है प्रश्न वो देखो, अच्छे प्रश्न है ये सभी, और मैंने जो जितने भी पार्ट करा दिए हैं वो भी आपको देखने हैं। और इसके अलावा ये जो 5-6 पार्ट हैं, ये 5 तो आपके हो जाएंगे 6, 7, 8, 9 और 10 के 5 पार्ट ये। इसके अलावा अब आपको फिर बचेगी जो एमपी की मैं करंट करवा दूंगा। ठीक है, उसकी भी वीडियो आपको लास्ट 1 या 2 तारीख तक कंप्लीट जितना हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ बस। और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो सभी मेरे साथ जुड़े रहते हैं। कौन सी खोज में विनिमय के माध्यम से धन का सूत्रपात करने में मदद मिलती है। ध्यान रखो, विनिमय के माध्यम से तो आपको पता है वो है धातु, धातु मतलब वस्तु। ठीक है, एक दूसरे का लेन देन। अगला है, पहली बार सिक्कों का प्रारंभ कब हुआ। तो सिक्के का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था बेटा 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, BC। ठीक है, पहली बार किसके सिक्के चलते थे। पहले आपको पता है सोना चांदी के सिक्के चलते थे, सोना और चांदी, तांबा बाद में आया। रुपया नामक चांदी का सिक्का किसने लागू किया था। अब ये चांदी के सिक्के किए थे रुपया वाला, ये किसने किया था, ये किया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, ये मुग़ल हैं औरंगजेब, शाहजहाँ और बाबर। बाबर पहला मुग़ल शासक है, ध्यान रखें आप। ठीक है, अगला है, वर्ष 1770-1832 के बीच रुपया किसने जारी किया। तो ये किया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान में। आपको पता है सबसे पहला जो बैंक था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। अब मुझे इसकी स्थापना बताओगे कि ये कब बैंक बना था, स्थापना बैंक ऑफ हिंदुस्तान की। ठीक है, और अगला देखो, वर्तमान काल में नोट और सिक्के द्वारा जारी नोट और सिक्के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ये बेटा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है ये प्रश्न, और अगली 6 क्लास की जो बुक है उसके अंदर क्रम से मैंने जितने भी प्रश्न हैं सबको एक साथ PDF बना लिया है और उनके मैं आंसर आपको बता रहा हूँ। जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो आपकी वस्तु भी ठीक है और आवश्यकता भी ठीक है, लेकिन जो इसमें बुक में दिखा रखा है वो है जीवन की आवश्यकता, वो आवश्यकता है। वे वस्तु जो हमारे जीवन को मज़ेदार और आरामदायक बनाती है वो क्या होती हैं। जो हमारे जीवन को आनंददायक और बनाती है वो होती हैं वस्तुएं। ठीक है भाई, वस्तु होंगी तो हमारे सुविधाजनक होगा। खाना, कपड़े और आवास, ये क्या है, हमारी आवश्यकता है। ठीक है, अगला है प्रश्न, किसी बड़े व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ आवश्यक नहीं है। जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति है तो उसके लिए क्या आवश्यकता नहीं है। अस्पताल को जाना, बिल्कुल जाएगा। गर्म कपड़े पहनेगा, बिल्कुल पहनेगा। टहलने की छड़ी मतलब जो डंडा लेकर के चलता है उसको बोले। ऑस्ट्रेलिया भ्रमण वह नहीं करेगा। इसका आंसर आ जाएगा D। उस मद को पहचानिए जिसका एक विद्यार्थी की आवश्यकता होगी। अब मुझे बताएं विद्यार्थी की आवश्यकता होगी। वैसे तो विद्यार्थी को मोबाइल की भी ज़रूरत है, कंप्यूटर की भी ज़रूरत है, सोशल साइट देखने के लिए इंटरनेट की भी ज़रूरत है और मोटर बाइक की भी ज़रूरत है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो ज़रूरत मानी जाती है वो मानी जाएगी बेटा कंप्यूटर की। ठीक है, B आंसर। क्लियर। अगला, ऐसे कोई 5 स्थान विक्रेता पहचानिए जो बिल जारी करते हैं। अब आपको ये तो एकदम बेसिक सी नॉलेज है, जहाँ पर आपको बिल मिलता हो
ठीक है, वो आपको बतानी है। सबसे पहले देखो, फुटपाथ का सब्जी विक्रेता। अब आपको पता है फुटपाथ का जो सब्जी विक्रेता है वो कभी बिल नहीं देता है आपको, तो ये हो गया गलत। पास की किराने की दुकान, ये कभी नहीं देगा क्योंकि पास में है। स्कूल की कैंटीन, ये आपको दे सकता है, बिल्कुल स्कूल की कैंटीन आपको बिल दे सकता है, टोकन दे सकता है। सिनेमा हॉल, ये तो मिलता ही है टिकट। पुस्तक की दुकान, यहाँ पर भी आप चाहो तो बिल दे सकते हैं। बस और ट्रेन, बिल्कुल। और ऑटो रिक्शा वाला, ये कभी आपको बिल नहीं देगा। हेयर कटिंग सैलून, ये भी बिल दे सकता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि सभी इनका फिक्स हो, कोई दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, लेकिन आपको 5 छांटने हैं कि ये संभावित दे सकते हैं। अगला है, किसी बिल का अध्ययन कीजिए और उसमें से निम्नलिखित विवरण ढूंढिए, ठीक है। खरीद या बिक्री की तारीख, ध्यान रखेंगे आप, जो आप बिल खरीदते हैं उसमें क्या क्या देखेंगे। देखो, खरीद और बिक्री की तारीख, बिल्कुल ये चीज़ आप देखोगे उसके अंदर। लगाए गए कर, हाँ टैक्स भी देखोगे आप कि टैक्स कितना है। खरीदी बिक्री की गई संख्याओं, इकाइयों की संख्याएं, बिल की कुल राशि, बिल्कुल ये देखना है। प्रति इकाई मूल्य, ये भी देखना है। ग्राहक सुविधाओं का विवरण, ये भी देखना है। यदि कोई मिली हो छूट तो वो भी देखनी है। वैसे तो इसमें है कि सभी को अच्छी चीज़ है और सभी को आपको देखनी होगी, ऐसा नहीं है कि कौन कौन सा विवरण का अध्ययन देखना है आपको, लेकिन विशेष तौर से आप उसके अंदर एक तो डेट ढूंढेंगे, ठीक है, कि तारीख किस दिन को लिया गया है और कितने का कुल राशि है। ये तो मुख्य है, ये तो आपको देखनी ही है, ठीक है। अच्छा, अगला है, बिल नहीं प्राप्त होने वाले क्रेता कौन सा अधिकार खो देते हैं। जो सामान लेते हैं हम और यदि हमारे पास में बिल वो नहीं देता है दुकानदार, तो हम उससे शिकायत का जो अधिकार है वो बिल्कुल भी खो देते हैं, ठीक है, हम शिकायत नहीं कर सकते उसकी। अगला है, किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर होने वाली सभी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां क्या कहती है। भौगोलिक सीमा का मतलब अपने देश में ही हम जो कुछ कर रहे हैं उसको कहते हैं व्यापार। व्यापार तो बेटे कहीं भी कर सकते हो, व्यापार कोई मतलब ही नहीं है। विदेशी व्यापार, विदेश कहीं आ नहीं रहा, खुद घर में हो रहा है। राज्य व्यापार, देश की बात है तो राज्य का कोई काम नहीं है। देश में भौगोलिक तो कौन सा बच्चा फिर, घरेलू, इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर, ठीक है। अगला है, दो या अधिक देशों के बीच होने वाला व्यापार। देशों की बात होती है तो क्या होगा, विदेश, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, शीतल एक कमीज का उत्पादन। ये अच्छे प्रश्न है, ये ऐसे प्रश्न आपको वहाँ मौखिक रूप में देखने को मिलेंगे। जो शुरू के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें से आपको बहुत सारे प्रश्न इन किताबों के द्वारा ही मिलेंगे। शीतल एक कमीज का उत्पादन 100 रुपये में करता है, ठीक है। शीतल खरीदती है 100 रुपये में कमीज। देखो यहाँ पर, शीतल एक कमीज का उत्पादन 100 रुपये में और अनुज एक कमीज का उत्पादन 150 रुपये में। इसका अर्थ है कि शीतल की तुलना भाई के अनुकूल स्थिति किसकी है, शीतल की। शीतल कम में खरीद रही है, अनुज कितने में खरीद रहा है, 150 में, ये 100 में खरीद रही है। तो तुलनात्मक अनुकूल स्थिति हम करेंगे उसकी क्या, तुलनात्मक। इसमें आ जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, रुपये 150 का उपयोग अनुज 15 चॉकलेट बनाता है। भाई 150 रुपये में अनुज बनाता है 15 चॉकलेट और शीतल बनाती है 150 रुपये में 10 चॉकलेट। इसका अर्थ है कि अनुज के पास खालिस्तान लाभ की स्थिति है। तो जो लाभ की स्थिति है वो स्पर्धात्मक है, एक दूसरे की तुलनात्मक नहीं है। स्पर्धात्मक मतलब होता है कि वो मेहनत के द्वारा ही वो मेहनत करके फिर वो उस चीज़ को प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तो वो होती है स्पर्धा, जिसमें आदमी की खुद की लगन शामिल हो। जबकि इसके अंदर देखो, वो खरीद रहा है, उसके अंदर कोई खुद की प्रोडक्ट की लगन थोड़ी आ रही है, भाई खुद के द्वारा वर्क थोड़ी किया जा रहा है, इसलिए उसको कहेंगे तुलनात्मक। और जो खुद के द्वारा वर्क किया जाता है उसको कहेंगे स्पर्धात्मक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, राधा क्या खरीदने में अपना पैसा खर्च करती है। ये आप कहानी पढ़ोगे किताब में तो वहाँ आपको पता चलेगा कि जो राधा है वो गुड़िया और चॉकलेट खरीदने में अपना पैसा खर्च करती है। चंपक ने धन प्रबंधन के लिए राधा से खालिस्तान बनाने के लिए कहा था। धन प्रबंधक का मतलब होता है पूरे धन का पूरी तरह से मैनेजमेंट करना, कि जैसे आपके पास में टोटल 100 रुपये हैं, 100 रुपये को हम कहाँ कहाँ पर खर्च करेंगे इसका पूरा क्या करेगा, वो विवरण तैयार करेगा
और उसके बाद में वो बजट बनाने के लिए कहा था इस कहानी में। तो ठीक है राधा ने, वो ध्यान रखेंगे आप, बजट, ये है बजट आंसर सी। लेकिन इस तरह है कि धन प्रबंधन का मतलब है कि अपने धन का पूरी तरह से मैनेज करना, कि कहाँ खर्च करना है इसके बारे में। अगला है बच्चे और खरीदने में अपना पैसा खर्च करते हैं। बच्चे गुड़िया और चॉकलेट, हमेशा बच्चे तो चॉकलेट खरीदेंगे, ध्यान रखें आप। मेधा एक बहुत ही मशहूर, ये आप कहानी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मेधा नाम की लड़की है, वो वायलिन वादक थी। ठीक है, अगला प्रश्न है खालिस्तान करदाता द्वारा सीधे ही अदा किया जाता है। तो इसका जो आंसर है खालिस्तान करदाता द्वारा सीधे ही अदा किया जाता है। तो आपको पता है इसका जो आंसर होगा वो होगा, कौन सा अदा किया जाएगा, प्रत्यक्ष, वो किया जाएगा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष करदाता द्वारा सीधे, भाई प्रत्यक्ष का मतलब है आदमी खुद, हम सामान लेने के लिए मार्केट में गए, ठीक है, हम सीधा खुद लेके आ रहे हैं, वो कहलाता है प्रत्यक्ष। अगला है खालिस्तान वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर लगाया जाता है। ध्यान रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर क्या लगाया जाता है, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष को मतलब सिंपल भाषा में कह सकते हो आप, अपनी जो लैंग्वेज में आता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये कहेंगे इसको। अगला प्रश्न है बॉबी ने खालिस्तान महीने बाद बचत करना बंद कर दिया। ये भी आप कहानी में पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि बॉबी ने 6 महीने बाद में बचत करना बंद कर दिया। सनी ने खालिस्तान महीने तक नियमित बचत की, और सनी नाम का लड़का था, उसने लगातार 9 महीने तक की बचत की। इसका बी और इसका सी। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके अंदर ये कक्षा 6 का जो हमने कंप्लीट, कक्षा 6 का ये जो चैप्टर था वो कंप्लीट हल कर लिया है। सभी के प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। अब जो अगला पार्ट होगा उसके अंदर कक्षा 7 के प्रश्न होंगे। ठीक है, और कंटिन्यू आपको 8 के भी होंगे, 9 के भी होंगे और 10 के भी होंगे। इन सबको पेपरों को कराने के बाद ही आपके पास यदि समय बचता है तो फिर एमपी की करंट अफेयर करवाऊंगा। नहीं, आप करंट को आप खुद बेटा सेल्फ से कोशिश करें थोड़ी तैयार करने की। यदि समय बचता है तो मैं निश्चित रूप से करवाऊंगा। और टेस्ट की बात ऐसी है, टेस्ट यदि समय बचता है 3 तारीख को तो लेंगे, नहीं तो कोई फिक्स से पता क्लियर नहीं है। ठीक है, और फिर मिलते हैं आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।